मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग संघीय विधायिका पर बात कर रहे हैं। इस 12वें अध्याय की तीसरी कक्षा में या तीसरे भाग में हम लोग दो बिंदु देखेंगे। एक है राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में कि राज्यसभा के कौन कौन से पदाधिकारी हैं, और दूसरा बिंदु है राज्यसभा की शक्तियां और कार्य क्या है। तो इन दो बिंदुओं पर बात करते हैं। आइए बारी बारी से। तो सबसे पहले बात होगी राज्यसभा के पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के पदाधिकारी, ये बात होगी राज्यसभा के पदाधिकारी यानी ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, इनकी बात करनी है हमें। राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करनी है। तो राज्यसभा में कौन कौन से पदाधिकारी हैं? तो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति और एक राज्यसभा का महासचिव। तीन पदाधिकारियों की बात होनी है। राज्यसभा में तीन पदाधिकारी। तो राज्यसभा के सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, और उपसभापति, इनकी बात पहले हम लोग करेंगे। तो राज्यसभा के दो पदाधिकारी होते हैं। सीधी सी बात पहले करें कि राज्यसभा के दो पदाधिकारी होते हैं। सभापति एक हैं चेयरमैन, और उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन। तो राज्यसभा के दो पदाधिकारी पहले बिंदु में लेते हैं। राज्यसभा के दो पदाधिकारी, एक सभापति, राज्यसभा के सभापति यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन, और दूसरे उपसभापति एवं मतलब डेप्यूटी चेयरमैन। तो राज्यसभा के दो पदाधिकारियों के बारे में आपने देखा कि राज्यसभा के दो पदाधिकारी हैं, एक सभापति हैं और एक उपसभापति हैं। अनुच्छेद 89 में भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है, राज्यसभा के सभापति की बात की गई है। तो अनुच्छेद 89 के अंतर्गत अगले बिंदु में हम लोग बात करें। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। यह है बात अनुच्छेद 89 में। तो अनुच्छेद 89 आर्टिकल 89 में जो है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का
सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखें। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो पदेन सभापति है, एक्स ऑफिसियो पद उसको कहेंगे। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सभापति है, पदेन सभापति है। तो अनुच्छेद 89 आपने जाना। वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। तो ये नाम हम लोग आगे मेंशन भी कर लेंगे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति या क्या कह लीजिए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। श्री जगदीप धनखड़ ये भारत के उपराष्ट्रपति महोदय और राज्यसभा के सभापति। उसी तरह राज्यसभा जो है अपने सदस्यों में से किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनती है। एक तो सभापति हो गए भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के मेंबर भी नहीं है। तो उपसभापति कौन होता है? उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी को चुनती है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ये दोनों की बात चल रही है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसी सदन के, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को, उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति चुना जाता है। उपसभापति चुना जाता है। तो आपने ये देखा कि उपसभापति कहां से आएगा? कहां से आएगा? राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति राज्यसभा का उपसभापति चुना जाएगा। वर्तमान में, और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में नाम है हरिवंश नारायण सिंह, वर्तमान उपसभापति। वर्तमान उपसभापति का नाम श्री हरिवंश नारायण सिंह ये महोदय हैं राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति। इस तरह से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो एक बिंदु ये हो गया कि भारत की संचित निधि से ही राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों को वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति को हटाने यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या व्यवस्था है? हटाने के लिए
14 दिन की पूर्व सूचना देकर राज्यसभा क्या करे, अपने बहुमत से संकल्प पारित कर दे, तो उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है। तो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया है कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए, अगला बिंदु, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए क्या करना होगा? 14 दिन की पूर्व सूचना, हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ, हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ, 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प से यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए क्या करना है? 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करना है, या पारित संकल्प द्वारा। तो कैसे हटाएंगे? राज्यसभा अगर संकल्प पारित कर दे, इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना जरूरी है। इसको, सभापति को, उपराष्ट्रपति को। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो त्यागपत्र देकर, राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र देकर के अपने पद से हट सकता है। ये बिंदु, उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है। तो एक ऑप्शन ये है कि स्वयं वो त्यागपत्र दे दे और अपने पद से हट जाए। राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके, या यूं कहें, ये बात हो गई है कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर के राज्यसभा अपने पारित संकल्प से या पारित प्रस्ताव से, समर्थन बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के दूसरे पदाधिकारी यानी उपसभापति, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? तो आप नोट करेंगे कि उपसभापति को निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है। कौन कौन आधार हैं? तो पहला आधार है कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाए, यानी राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाए। अवधि समाप्त होने पर एक
वजह ये हो सकती है। और वजह क्या हो सकती है? सभापति को अपना त्यागपत्र देना। उपसभापति क्या कर सकते हैं कि सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, सभापति को त्यागपत्र दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और राज्यसभा क्या करे? समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके राज्यसभा द्वारा समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा यह भी एक हटाने की प्रक्रिया है। यहां भी 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक। तो यहां जोड़ लें, 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक। तो राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा के उपसभापति को, दोनों को राज्यसभा द्वारा अपने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार राज्यसभा अपने सभापति को भी और उपसभापति को भी, दोनों को अपने पद से हटा सकते। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे पदाधिकारी की बात, राज्यसभा के महासचिव की बात। तो तीसरे पदाधिकारी की बात, यानी इन दो पदाधिकारियों के अलावा, राज्यसभा में तीसरा पदाधिकारी, राज्यसभा महासचिव, होता है। तो एक और पदाधिकारी को आपने जाना, वो कौन है? राज्यसभा का महासचिव है। राज्यसभा के महासचिव को राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सभापति इसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये भी आपने देखा कि राज्यसभा के सभापति क्या करेंगे? इसकी नियुक्ति करेंगे। यह सभापति का, सदन का, सदस्यों का, सबका संसदीय जो कृत्य हैं और क्रियाकलाप हैं, उन सभी मामलों में सलाहकार का कार्य करता है। तो लिखेंगे, यह सभापति का, सदन का, सदस्यों का, यह सभापति का, सदन का, सदस्यों का, ये किसी का भी, मतलब सबकी बात हो रही है कि सभापति का, सदन का और सदस्यों का
संसदीय कृत्यों और क्रियाकलापों संबंधी मामलों, संसदीय कृत्यों एवं क्रियाकलापों संबंधी मामलों का सलाहकार होता है। सलाहकार होता है। तो हमने जाना कि एक राज्यसभा का महासचिव है, यह पदाधिकारी इसकी नियुक्ति सभापति करते हैं और इसका काम है कि सभापति का भी, सदन का, सदन के सदस्यों का, सबके संसदीय कृत्यों का और जो भी क्रियाकलाप हैं उनके, उन सभी मामलों की सलाहकार के रूप में कार्य करता है राज्यसभा का सभापति। तो इन बिंदुओं में हमने जाना राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। आइए इन्हें दोबारा से देखते हैं और इस बिंदु को क्लोज करते हैं। तो बात करने हैं राज्यसभा के पदाधिकारी की। राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों की बात करनी है। अगला बिंदु है आज का राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य की बात करनी है। अगला टॉपिक है राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। इस पर बात करनी है हमें, यानी पावर्स एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की शक्तियां और कार्य, इस पर बात करनी है बिंदुवार हम लोगों को कि राज्यसभा की शक्तियां और कार्यों को 3 भागों में बांट लीजिए। एक भाग है विधायी, दूसरा विशिष्ट और तीसरा अन्य। एक भाग है विधायी शक्तियां, दूसरा भाग है विशिष्ट और तीसरा भाग है अन्य। ये 3 भाग में बांट लिया जाए कि राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियां अलग हैं, विशिष्ट प्रकार की शक्तियां हैं और कुछ अन्य प्रकार की शक्तियां हैं। तो हम लोग इसमें से पहले की बात करेंगे विधायी शक्तियां। राज्यसभा की जो विधायी शक्तियां हैं उस पर बात करेंगे। विधायी शक्तियों में क्या क्या शक्तियां और कार्य हैं राज्यसभा के। इसमें गैर वित्तीय विधेयक अगर हैं तो उस संदर्भ में लोकसभा के बराबर ही राज्यसभा को भी शक्ति प्रदान की गई। गैर वित्तीय विधेयकों के मामले में लोकसभा की भांति यहां बात करते हैं गैर वित्तीय विधेयकों के मामले में हम लोग बात कर रहे हैं। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के समान
शक्तियां प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त हैं। तो आपने देखा कि अगर गैर वित्तीय विधेयक है, ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। यानी ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। तभी ये कानून बनेंगे जब दोनों ही सदन सहमति प्रदान करेंगे, दोनों ही सदन अपना समर्थन प्रदान करेंगे, तब जाकर के कोई गैर वित्तीय विधेयक कानून का रूप ले सकता है। अर्थात गैर वित्तीय विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्रदान की गई। इसका मतलब यह है कि वित्तीय विधेयक अगर हैं, धन विधेयक खास तौर से, तो धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में, बात करते हैं हम लोग धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्रदान की गई, सीमित शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि जो धन विधेयक है, गैर वित्तीय विधेयक, वहां दोनों को समान शक्ति है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं, कम हैं। क्या, कैसे कम हैं? मतलब है कि इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर ही विचार करके धन विधेयक को वापस करना होता है लोकसभा को। इतनी ही शक्ति प्रदान है कि 14 दिन के भीतर, इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर, इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर क्या करना होता है? 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजना होता है। मतलब यह हुआ कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में जो अधिकार है वो मात्र 14 दिन का अधिकार है। कितना अधिकार है? 14 दिन का अधिकार। 14 दिन में राज्यसभा अपना विचार करके लोकसभा को भेज देगी। नहीं भेजेगी तब भी धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। भेजेगी तब भी राज्यसभा द्वारा समर्थित माना जाएगा। संशोधनों के साथ भेजती है तब भी लोकसभा जो चाहेगी वही प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित होगा। तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को अत्यंत सीमित अधिकार, यूं कह लीजिए कि 14 दिन का अधिकार मात्र प्राप्त है। अगर संविधान संशोधन विधेयक है
तो उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। कैसा विधेयक है? अगर संविधान संशोधन विधेयक, तो संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर। किस मामले में? संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। तो इस बिंदु को नोट करें कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के समान, लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये बात हुआ कि राज्यसभा की शक्ति लोकसभा की शक्ति हर जगह समान है। धन विधेयक में लोकसभा को अधिक शक्ति प्रदान की गई, धन विधेयक के मामले में, बस इस चीज को ध्यान रखना। तो ये रहा विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बाद हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शक्ति। तो दूसरा इसमें है विशिष्ट शक्तियां, विशिष्ट शक्ति। ये राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां भी प्रदान की गई हैं भाई। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के, देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा को दो विशिष्ट शक्तियां दी गई। तो देश के संघात्मक ढांचे को, ध्यान रखें, संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए राज्यसभा को दो विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, दो विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। दो विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, जो इसमें सम्मिलित कर दें, जो लोकसभा के पास नहीं है। तभी तो विशिष्ट शक्ति हुई। अगर लोकसभा के पास है तो फिर विशिष्ट किस बात का? तो विशिष्ट शक्ति है, लोकसभा के पास नहीं है, केवल राज्यसभा के पास है, दो शक्तियां, और उन दोनों का उद्देश्य है देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने की व्यवस्था। इसमें से पहला है अनुच्छेद 249। इसमें से पहला है अनुच्छेद 249 के अनुसार, 249 के अंतर्गत क्या व्यवस्था दी गई है? इसके अंतर्गत राज्यसभा जो है उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या करेगी? प्रस्ताव पारित करेगी कि बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को, राज्य सूची में शामिल किसी विषय को
शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो ये देखा गया कि क्या शक्ति है राज्यसभा के पास। राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से क्या कर सकती है, राज्य सूची के में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसका तात्पर्य क्या है, राज्य सूची का विषय, उस पर विधि या कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्यों का है। लेकिन राज्यसभा ने अगर किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तो उस पर कौन कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा और लोकसभा कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसा देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए किया गया है कि यदि आवश्यक हो जाए तो राज्यसभा के पास ये विशिष्ट शक्ति है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को उठा करके राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को विधि बनाने के लिए आगे कर सकती है। यह है संघात्मक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास जो राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, दूसरे बिंदु पर चलें, इसके अलावा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त क्या है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा देश में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है 2/3 बहुमत के माध्यम से। तो अनुच्छेद 312 इसके अंतर्गत क्या है, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, साधारण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत द्वारा कोई नई 2/3 बहुमत द्वारा देश में एक नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है या सृजन कर सकती है, कर सकती है या करती है, करती है नहीं बल्कि इसको कर लें, कर सकती है, कर सकती है, मतलब ये उसका पावर है, ऐसा कर सकती है। तो ये हुआ विशिष्ट शक्ति। अनुच्छेद 312 के तहत ये विशिष्ट शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है कि अपने 2/3 बहुमत के द्वारा राज्यसभा देश के अंदर नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है, देश के अंदर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इसके अलावा तीसरी अन्य प्रकार की जो शक्ति,
इसके अलावा तीसरा अन्य प्रकार, अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियां। अन्य में क्या है? अन्य में कई बिंदु सम्मिलित हैं। जैसे आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है, आपातकाल की अवधि अगर 1 माह से अधिक हो गई है और अगर लोकसभा उस समय विघटित है, तो राज्यसभा से ही या राज्यसभा का ही अनुमोदन इमरजेंसी के लिए जरूरी होता है। तो आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है, इसमें क्या है? आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है, 1 माह से अधिक है और लोकसभा के साथ क्या है? लोकसभा विघटित है। लोकसभा क्या है? लोकसभा विघटित है। तो ऐसी दशा में क्या होगा? तो राज्यसभा का ही अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। विघटित है तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी। विघटित है तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना, अनुमोदन कराया जाना जरूरी है। तो ये चीज हमने देखा कि आपातकाल की अवधि अगर 1 महीने से कम है तो कोई बात नहीं है, लोकसभा द्वारा ही वो काम चल जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के महोदय के आदेश के ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपातकाल की अवधि 1 माह से अधिक होने लगी है और लोकसभा उस समय विघटित है, तो ऐसी दशा में राज्यसभा से ही अनुमोदन होना जरूरी है, तभी इमरजेंसी सस्टेन हो सकती है, मतलब कि आपातकाल जारी रखा जा सकता है या आपातकाल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, अगले बिंदु में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के क्या हिस्सा होते हैं? कौन? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। आपने जाना पिछली कक्षाओं में कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं। तो इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात आ गई। तो यहां लिखा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहां की लाइन में देखिए, निर्वाचित सदस्य जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेंगे और राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, अगला बिंदु क्या होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में यह काम नहीं हो सकता। यहां केवल राज्यसभा को अधिकार है कि वह अपने सभापति को क्या करें, हटाने का प्रस्ताव शुरू करें। प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, फाइनली हटाने की नहीं, प्रस्ताव लाने की बात हो रही कि प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का महाभियोग है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उन सभी में राज्यसभा के सदस्यों का अधिकार लोकसभा के सदस्यों के ही समान है। तो इस बिंदु को भी सम्मिलित कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग तथा राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को, अगर इनको हटाने की बात हो रही, उच्च न्यायाधीशों को, अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को एवं अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों, अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने का लोकसभा व राज्यसभा के अधिकार समान है। तो ये देखा गया कि ये दोनों के में हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, या दोनों के अधिकार समान हैं, दोनों में प्रस्ताव लाया जा सकता है, दोनों में प्रस्ताव पारित होगा, दोनों में बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्यसभा को अन्य प्रकार की शक्तियां जो प्राप्त हैं उसके बारे में। आइए एक बार सब रिवाइज करके आज की कक्षा को समाप्त करें। आज हमें बात करना था राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में और राज्यसभा की शक्तियों और कार्य के बारे में। इस बात को शुरू करते हुए हम लोगों ने राज्यसभा के पदाधिकारी यानी ऑफिसर्स, राज्यसभा के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात शुरू की है। सामान्यतः देखा जाता है कि राज्यसभा के दो पदाधिकारी हैं, मुख्य मेन पदाधिकारी दो हैं, एक सभापति चेयरमैन और एक उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन, दो पदाधिकारी हैं। अनुच्छेद 89 की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 89 की बात करें तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, पदेन सभापति होता है। और ध्यान रहे कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति, यानी जो सभापति है सदन का, वो उस सदन का सदस्य
नहीं है, वह पदेन सभापति है। कैसा सभापति है? पदेन सभापति। आगे बढ़ें तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उनके नाम आप जानते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी। आप राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य ही अपने में से किसी व्यक्ति को उप सभापति चुनते हैं। वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश नारायण सिंह, नाम ध्यान रखना है। आप वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा के दोनों पदाधिकारी जो महत्वपूर्ण हैं, राज्यसभा के सभापति का और उपसभापति का दोनों का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उनका वेतन कहाँ भारित होता है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उसके अलावा उपसभापति को हटाने के लिए, सभापति को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना दे करके राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। सभापति को कैसे हटा सकते हैं? राज्यसभा अपने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा सभापति को हटा सकती है। शर्त यह है कि सभापति को 14 दिन पहले इस बात की सूचना दी जा चुकी हो। तो इस सूचना देने के बाद अपने बहुमत से राज्यसभा सभापति को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र देकर भी अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो स्वयं वो चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा उपसभापति को कैसे हटाएंगे? उपसभापति को निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है। निम्न आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि मान लीजिए समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों में से एक है। अगर उसकी सदस्यता की अवधि समाप्त हो गई तो वह उपसभापति के पद पर से हट गया। इसके अलावा वो खुद त्यागपत्र दे दे तो हट जाएगा, या राज्यसभा क्या करे? अपने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, इसमें भी 14 दिन की पूर्व सूचना देना जरूरी है। अपने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा राज्यसभा के उपसभापति को हटा सकती है। तो हमने देखा कि राज्यसभा के सभापति को हटाया जाना और राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाना, इन दोनों में राज्यसभा का ही रोल है। इसके आगे बढ़े तो देखेंगे कि इन दो पदाधिकारियों के अलावा एक तीसरा पदाधिकारी भी है। तीसरे पदाधिकारी को कहेंगे राज्यसभा का महासचिव। एक और पदाधिकारी राज्यसभा का महासचिव, ये राज्यसभा की सभापति इसकी नियुक्ति करते हैं। कौन नियुक्ति करता है? सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करते हैं। तो सभापति के द्वारा एक और पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं जिसको कहते हैं राज्यसभा महासचिव। ये सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा। इसका काम क्या है? यह सभापति का, सदन का, सदस्यों का, इन सबके संसदीय कृत्यों और क्रियाकलापों संबंधी मामलों का सलाहकार होता है। काम बड़ा महत्वपूर्ण है इसका कि यह सभापति जी का, सदस्यों का और सदन का, सबका संसदीय कृत्य और क्रियाकलापों का सलाहकार के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा। आज की कक्षा का दूसरा टॉपिक है राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की शक्तियां तीन तरह की हैं।
एक विधायी शक्ति है, एक विशिष्ट शक्ति है और एक अन्य प्रकार की शक्ति। तो तीन प्रकार की शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं। पहली जो शक्ति है वो विधायी शक्ति है। विधायी लेजिस्लेटिव पावर है। कैसे पावर है? तो सबसे पहले देखेंगे कि गैर वित्तीय विधेयक अगर है तो गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। गैर वित्तीय विधेयक है तो राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे विधेयक दोनों सदन की सहमति के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। कैसे विधेयक? गैर वित्तीय विधेयक। तो हमने देखा पहले गैर वित्तीय विधेयकों का मामला। अब बात कर लें वित्तीय विधेयक यानी धन विधेयक की बात करें। वित्त विधेयक नहीं बल्कि धन विधेयक की बात करें। तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। कि कैसी शक्ति प्राप्त है? अत्यंत सीमित। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। किस मामले में? धन विधेयक के मामले में। अगर मामला धन विधेयक का है तो राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा विचार करके उसे लोकसभा को भेजे। क्योंकि भेजे या न भेजे, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित, राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाए। तो धन विधेयकों के मामले में लोकसभा को करीब करीब संपूर्ण अधिकार है। राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन है। 14 दिनों का अधिकार। इसके अलावा अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो इस विधेयक में भी समान शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को भी और लोकसभा। तो लोकसभा राज्यसभा को समान शक्ति किसमें प्राप्त है? संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। और एक लाइन में कह दिया गया गैर वित्तीय विधेयक के मामले में। गैर वित्तीय विधेयक के मामले। तो ये हुआ विधायी शक्ति के बाद हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शक्ति कि कौन सी विशिष्ट शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है। तो ध्यान रखेंगे कि देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा को 2 शक्तियां प्राप्त हैं। संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए 2 विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, लोकसभा के पास नहीं है। विशिष्ट तो तभी होगा जब केवल राज्यसभा के पास हो। लोकसभा के पास भी अगर होगा तो विशिष्ट काहे का? तो विशिष्ट शक्तियां लोकसभा के पास नहीं, राज्यसभा के पास हैं। इस मामले में अनुच्छेद 249 में चलते हैं। आर्टिकल 249 249 के अंतर्गत राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को या राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये विशिष्ट शक्ति है अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है? 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। और अगर कोई विषय राज्य सूची का विषय हो लेकिन राष्ट्रीय महत्व का हो जाए तो उस पर विधि कौन बनाएगा? तब संसद बनाएगी। तब केंद्र की सरकार के पास वो शक्ति आ जाएगी और इस प्रकार राज्य सूची का विषय केंद्र के पास विधि बनाने के लिए आ जाएगा। इसके अलावा एक और शक्ति जो लोकसभा को नहीं राज्यसभा को प्राप्त है वो क्या है? अनुच्छेद 312 की बात करें। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से देश के अंदर एक नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। यानी राज्यसभा क्या कर सकती है?
राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो दो ऐसे अनुच्छेद हमें ध्यान रखना है, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, जहां राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है। अब अन्य प्रकार की शक्तियां हैं। तीसरा, अन्य प्रकार की शक्ति। अन्य प्रकार की शक्तियां क्या हैं? अन्य प्रकार की शक्तियों में पहली बात है आपातकाल। अगर आपातकाल की अवधि 1 माह से अधिक हो रही है, या 1 माह से अधिक हो रही हो और लोकसभा का विघटन हो चुका हो, तो राज्यसभा से ही अनुमोदन कराया जा सकता है। राज्यसभा का ही अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यानी राज्यसभा के अनुमोदन से ही इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है अगर लोकसभा विघटित है। तो पहली बात, जो अन्य शक्तियां हैं उसमें आपातकाल के समय में राज्यसभा के महत्व को देखा। इसके अलावा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेकर के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते। ध्यान रहे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है, यानी मनोनीत सदस्य जो 12 होते हैं उन्हें छोड़ देना। वो राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते। हाँ, आगे बढ़े और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते, सभी मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आएगा, लोकसभा में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, संवैधानिक पदों के अन्य पदाधिकारी हैं, अगर उनको हटाने की बात आई तो इनकी शक्तियां, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राज्यसभा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम राज्यसभा का है। तो ये हम लोगों ने देखा राज्यसभा के कार्य, राज्यसभा की शक्तियां और राज्यसभा के पदाधिकारी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।